ओके, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे एक केस डिस्कस करूंगा, हेमोरेजिक सिस्ट इन द ओवरी, कि हम होम्योपैथी से कितना ब्यूटीफुल तरीके से सिस्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं यदि पेशेंट की स्टेट को समझ के सही होम्योपैथिक दवाई दें। तो अच्छा, सिस्ट के जैसे और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो ओवरी में पेशेंट लेके आते हैं, तो हमें डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट यू आर ट्रीटिंग। विदाउट डायग्नोसिस यू कांट टच द पेशेंट। पहले आप सबसे पहले डायग्नोसिस बनाइए, इसके बाद आप ट्रीट करिए, क्योंकि हर चीज़ को पेशेंट आके पेन इन एब्डोमेन बोलेगा, सोनोग्राफी करा के आके बोलता है कि मुझे ओवरी में सिस्ट है। लेकिन हर सिस्ट को समझना चाहिए कि ये सिस्ट किस तरह की है, उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पहले ओवरी के बारे में समझते हैं, इसके बाद मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताऊँगा आपको कि सिस्ट से मिलती जुलती चीज़ें और क्या हो सकती हैं। पता चला कि हम फंक्शनल सिस्ट ही मान के उसे बैठे हैं और वो कोई बेनाइन लीजन्स है या मलिग्नेंट लीजन है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ओवरी के बारे में बता रहा हूँ। ओवरी कुछ नहीं है, एक फीमेल गोनेड्स है जो कि सेक्स डालती हैं, और ओवरी एक ऐसा ऑर्गन है, इसीलिए इसको फीमेल गोनेड्स बोला जाता है, क्योंकि ये हमको क्या देता है, अंडा देता है, ओवम्स रिलीज करता है ओवरी, है ना, और दूसरा क्या करता है, हमें हार्मोन्स भी देता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन ओवरी से ही निकलते हैं, इसलिए इसको फीमेल गोनेड्स बोला जाता है। ये बेसिकली वन पेयर होता है, एक राइट साइड होती है ओवरी और एक लेफ्ट साइड होती है, और ये कवर्ड किससे होती है, पेरिटोनियम से कवर्ड होती है, लिगामेंट से लटकी रहती है। एक साइड जो है तो यूट्रस से अटैच रहती है, दूसरे साइड फिम्ब्रिया से अटैच रहती है, फैलोपियन ट्यूब की फिम्ब्रिया से। तो मैं थोड़ा ओवरी के बारे में बताता हूँ। यदि ओवरी का क्रॉस सेक्शन करते हैं अपन, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है इसकी, ओवरी कवर्ड रहती किससे, विसरल पेरिटोनियम से। किससे कवर्ड रहती है, विसरल पेरिटोनियम से। इसके बाद की जो लेयर होती है, जो एक्चुअल ओवरी की लेयर है, वो कौन सी है, जर्मिनल इपिथीलियम। कौन सी है, जर्मिनल इपिथीलियम। और इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर रहती है, वो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसके जस्ट नीचे की लेयर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ओवेरियन आर्टरी है, ओवेरियन वेन, नर्व्स। ये मीजो ओवेरियन है, मीजो ओवेरियन पार्ट, मीजो ओवेरियन पार्ट हो गया। होता क्या है कि ये जर्मिनल इपिथीलियम के ही डिवीजन से क्या बनता है, जर्मिनल इपिथीलियम से क्या होता है, बहुत सारे उगोनिया बनते हैं। तो एक बेबी जब बर्थ होता है तो बहुत सारे उगोनिया रहते हैं, है ना, जिसमें प्राइमरी oocytes प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहता है। यही प्राइमरी oocytes अपने को सेकेंडरी oocytes देता है, ओवम देता है। तो प्राइमरी oocytes जो है, तो ये मैच्योर होते 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 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 12वें दिन के आसपास ग्रेफियन फाल्किल्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ग्रेफियन फाल्किल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो थोड़ा समझते हैं कि प्राइमरी oocyte से ग्रेफियन फाल्किल तक की क्या क्या स्टेज होती है। तो प्राइमरी oocyte से बनता है, जब ये प्राइमरी oocytes हैं, प्राइमरी oocyte से बनता है बनता है यदि इसके ऊपर एक लेयर आ जाए एपिथेलियम की, ये प्राइमरी oocytes है, तो इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फाल्किल। क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फाल्किल। प्राइमोर्डियल फाल्किल फिर और मैच्योर होके क्या बनाता है, प्राइमरी फाल्किल। क्या बनाता है, प्राइमरी फाल्किल। ये ओवरी के लेक्चर में मैं ऑलरेडी डाल दूंगा डिटेल में, मैं अभी जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हाउ जो है तो इमैच्योर प्राइमरी oocytes कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी oocytes। तो ये प्राइमोर्डियल फाल्किल अगेन कन्वर्ट किस में होता है, मैच्योर होके प्राइमरी फाल्किल्स में, प्राइमरी फाल्किल्स देन सेकेंडरी फाल्किल्स में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फाल्किल्स मैच्योर होके टर्सरी फाल्किल्स में कन्वर्ट होता है,
और टर्सरी फॉलिकल्स से फिर क्या बनता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स। यहाँ पर इसे ग्रेफियन फॉलिकल्स 14th डे क्या होता है, पीरियड के 14th डे पे ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होता है तो अपने क्या मिलता है, सेकेंडरी oocyte। क्या मिलता है, सेकेंडरी oocyte, ग्रेफियन फॉलिकल के रैप्चर होने से। अब जो बचा हुआ पार्ट है सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो गया, फिम्ब्रिया के द्वारा पकड़ लिया गया और फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया सेकेंडरी oocyte। यदि इसके बाद इसका जो बचा हुआ पार्ट है ये कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, इसको एलो बॉडी भी बोलते हैं। ल्यूटियम का मतलब ही होता है एलो, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एलो बॉडी भी बोलते हैं। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स के रैप्चर होने से क्या मिला हमें, सेकेंडरी oocytes मिला। और जो बचा हुआ पार्ट है जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte कवर्स था, ये जो वाटर्स वगैरह जो इसको सेकेंडरी oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करता था, तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाया, कार्पस ल्यूटियम। यदि प्रेगनेंसी हो गई तो कार्पस ल्यूटियम हेल्प करेगा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। ये एक हार्मोन निकालता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम क्या हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये क्या करेगा, प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा। ये लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ये फुली मैच्योर हो जाता है। यदि प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो धीरे धीरे इस कार्पस ल्यूटियम का क्या होने लगता है, डिसइंटीग्रेशन होने लगता है और ये क्या बन जाता है, एक व्हाइट कलर की बॉडी जिसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि ये पूरा अंदर का पार्ट जो कहलाता है स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। ये क्रॉस सेक्शन है ओवरी का, तो अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। जहां पर फॉलिकल्स का मैच्योरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेक्स। क्या बोलते हैं, कार्टेक्स। और ये बीच वाला पोर्शन जहां ब्लड सप्लाई वगैरह होता है ओवरी का, मिडिल पार्ट कहलाता है मेडुला। ये इसलिए बताया है मैं कि थोड़ा सा जब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ेंगे, सिस्ट की या कि ओवेरियन की बिनाइन लीजन्स, नॉन नियोप्लास्टिक लीजन्स, नियोप्लास्टिक लीजन्स की जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो ये बार बार जो सिस्ट आएंगी, ये जो ट्यूमर्स आएंगे वो इन्हीं से मिलते जुलते हैं, इन्हीं से जो है तो इन्हीं के नाम के जैसे होंगे। ऐसा लगेगा कि यहीं से कहीं से निकले हुए हैं, वो ओरिजिन उसकी यही है। ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर, फॉलिकुलर सिस्ट, तो इस तरीके से जो नाम रहेंगे इसी से मिलते जुलते रहेंगे, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बताया है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं कि बिनाइन लीजन ऑफ द ओवरी, उसमें क्या देखेंगे हम, नॉन नियोप्लास्टिक एंड नियोप्लास्टिक लीजन्स ऑफ द ओवरी। तो अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं कि यदि कोई एडेनेक्सियल मास की कंप्लेन लेके आता है या ओवेरियन एनलार्जमेंट का केस लेके आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम उसे सिंपल सिस्ट मान के नहीं ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट अब आपको क्या बनानी है, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस बनाने के पहले हम क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो इनलार्जमेंट जो है तो ओवरी में 2 प्रकार का हो सकता है। पहला है नॉन नियोप्लास्टिक, कौन सा है, नॉन नियोप्लास्टिक, और दूसरा है नियोप्लास्टिक, जिसमें बेसिकली बिनाइन और मलिग्नेंट आते हैं, बिनाइन और मलिग्नेंट आते हैं। तो अब हम पहले देखेंगे नॉन नियोप्लास्टिक इनलार्जमेंट क्या होता है। नॉन नियोप्लास्टिक इनलार्जमेंट बेसिकली क्या होता है, देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनसाइड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर किसी कारणवश फंक्शनल डिस्टर्बेंस की वजह से, टेम्पोरेरीली हार्मोनल चेंजेस की वजह से यदि फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन नियोप्लास्टिक इनलार्जमेंट ऑफ ओवरी, नॉन नियोप्लास्टिक सिस्ट। तो ये बेसिकली तीसरा है थीका ल्यूटिन एंड ग्रेनुलोसा ल्यूटिन सिस्ट। ग्रेनुलोसा ल्यूटिन सिस्ट ये क्यों होता है, थीका लेयर और ग्रेनुलोसा लेयर के सेल लेयर के, थीका लेयर और ग्रेनुलोसा लेयर के ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है थीका ल्यूटिन सिस्ट एंड ग्रेनुलोसा ल्यूटिन सिस्ट। फिर इसके बाद क्या आता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये भी फंक्शनल सिस्ट है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड एंडोमेट्रियल सिस्ट, एंडोमेट्रियल
सिस्ट, एंडोमेट्रियोइड्स के डिपॉजिट होने की वजह से होता है एंडोमेट्रियो। तो दीज आर द फंक्शनल सिस्ट जो कि हो सकती है यदि आप हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है टेम्पररी, यदि आप उसे करेक्ट कर दें तो जनरली इस टाइप की सिस्ट जो है तो रिग्रेस हो जाती है। इनके लिए कोई सर्जरी या किसी तरह के बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन दे दो आप उसकी स्थिति परिस्थिति को समझ के, तो ये बहुत तेज़ी से रिग्रेस हो जाती है ना। अब दूसरा अपने को देखना है बिनाइन सिस्ट। अब क्या करना है अपने को देखना है नियोप्लास्टिक में बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ ओवरी। तो जनरली क्या होता है ट्यूमर्स जो है इपिथेलियल ट्यूमर्स के बारे में इपिथेलियल ट्यूमर, इनका जो ओवरऑल जो इपिथेलियल ट्यूमर का जो कैंसर मार्कर होता है, ट्यूमर मार्कर होता है, वो होता है CA-125। क्या होता है CA-125। तो पहला ट्यूमर्स क्या हो सकता है सीरस ट्यूमर, दूसरा है म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर, चौथा है मीजोनेफ्रॉइड ट्यूमर। फिर कुछ और तरह के ट्यूमर्स होते हैं एपिथेलियम से जो एराइज होते हैं, जैसे ब्रेनर्स ट्यूमर, मिक्स्ड एपिथेलियल ट्यूमर, और कौन सा होता है मिक्स्ड टाइप का होता है मिक्स्ड एपिथेलियल ट्यूमर, और अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा। अनडिफरेंशिएटेड जो बॉर्डर लाइन कार्सिनोमा होते हैं जिनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वो किस में आते हैं अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा जो एपिथेलियम से अराइज हुए हैं। दूसरा होता है सीरस ट्यूमर जो है तो मोस्ट कॉमन टाइप का ट्यूमर होता है। ये लगभग जो एपिथेलियल ट्यूमर होता है उसका 70% पार्ट अकेले जो है तो कवर करता है। जब इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे मोस्ट कॉमन फाइंडिंग जो मिलती है इसमें क्या मिलती है सैमोमा बॉडी मिलती है। क्या मिलती है सैमोमा बॉडी मिलती है। म्यूसिनस सिस्ट ये मोस्टली 10 से 15% होते हैं एपिथेलियल ट्यूमर जो है। इसमें क्या होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में म्यूसिन डिपॉजिट ज़्यादा मिलता है इसमें। एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर, इनका जो ट्यूमर मार्कर्स होता है म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा का जो ट्यूमर मार्कर होता है CEA होता है, CEA और CA19.9। CEA कार्सिनोइड एम्ब्रियोनिक एंटीजन क्या होता है कार्सिनोइड एम्ब्रियोनिक एंटीजन, ये म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा का ट्यूमर मार्कर होता है। एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर में एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर में एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट होता है। मीजोनेफ्रॉइड ट्यूमर का यदि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या मिलेगा हॉर्नल सेल्स मिलेंगी। क्या मिलती है इसके हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हॉर्नल सेल्स मिलेंगी। ब्रेनर्स ट्यूमर में क्या मिलता है ब्रेनर्स ट्यूमर में क्या मिलेगा वाल्थार्ड सेल नेट्स मिलेंगे। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा ब्रेनर्स ट्यूमर में वाल्थार्ड सेल नेट्स मिलेंगे। मिक्स्ड एपिथेलियल ट्यूमर एंड ट्यूमर्स अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स। अब दूसरा टाइप जो है ट्यूमर का सेक्स कार्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। इसमें क्या है पहला जो आएगा ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर जो सेक्स कार्ड स्ट्रोमल सेल से बनता है ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। दूसरा का आएगा ट्यूमर्स ऑफ थिकोमा एंड फाइब्रोमा ग्रुप। एक मीग सिंड्रोम होता है आपने सुना होगा या कि पढ़ लेना आप मीग सिंड्रोम। तो मीग सिंड्रोम में क्या होता है यही होता है फाइब्रोमा विथ राइट साइडेड हाइड्रोथोरेक्स विथ एसाइटिस, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं मीग सिंड्रोम। तो फाइब्रोमा इज ए पार्ट ऑफ मीग सिंड्रोम। यदि मीग सिंड्रोम है तो फाइब्रोमा जो है तो उसमें होगा। एंड्रोब्लास्टोमा तीसरा क्या है सेक्स कार्ड स्ट्रोमल ट्यूमर में एंड्रोब्लास्टोमा। चलिए इसमें ये एंड्रोब्लास्टोमा 3 तरह का हो सकता है। सर्टोली सेल ट्यूमर, सर्टोली लीडिंग सेल ट्यूमर एंड हाइलस सेल ट्यूमर। क्या होता है हाइलस सेल ट्यूमर।
चौथा गायनेंड्रोब्लास्टोमा, चौथा क्या है? गायनेंड्रोब्लास्टोमा, गायनेंड्रोब्लास्टोमा। इसके बाद लिपिड सेल ट्यूमर भी होते हैं, लिपिड सेल ट्यूमर, इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आता है जर्म सेल ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर में जनरली कौन कौन से ट्यूमर आते हैं? डिसजर्मिनोमा, जिसका जो ट्यूमर मार्कर होता है एलडीएच, जनरली एलडीएच कराते हैं। प्लेसेंटल फीटोप्रोटीन कराते हैं इसमें, एलडीएच एंड एचसीजी, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, इसका मार्कर होता है। अच्छा, इसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या मिलता है? लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलता है। क्या मिलता है? लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलता है इसमें, डिसजर्मिनोमा में। दूसरा क्या होता है? एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। दूसरा क्या होता है? एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। तीसरा एम्ब्रियोनिक सेल ट्यूमर, एम्ब्रियोनिक सेल ट्यूमर, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। पॉली एम्ब्रियोमा, एम्ब्रियोनिक सेल ट्यूमर के बाद क्या आता है? पॉली एम्ब्रियोमा। कोरियोकार्सिनोमा, पॉली एम्ब्रियोमा के बाद क्या आता है? जर्म सेल ट्यूमर में कोरियोकार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा। टेरेटोमा, इसमें क्या? टेरेटोमा। इमेच्योर, इमेच्योर टाइप का, एंड मैच्योर में आएगा डर्मोइड सिस्ट। क्या था? डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट जो है 97% कवर करता है टेरेटोमा का। फिर मोनोडर्मल, मोनोडर्मल। टेरेटोमा के भी 3 टाइप हैं, इमेच्योर, मैच्योर, जिसमें डर्मोइड सिस्ट आती है, डर्मोइड सिस्ट एंड मोनोडर्मल। मोनोडर्मल में स्ट्रोमा ओबेराई, स्ट्रोमा ओबेराई एंड कार्सिनोइड। इसके बाद मिक्स टाइप के कुछ ट्यूमर होते हैं, सेक्स कार्ड एंड कुछ मिक्स टाइप के ट्यूमर होते हैं। ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ सेक्स कार्ड एंड जर्म लेयर, ट्यूमर कंपोज्ड ऑफ सेक्स कार्ड एंड जर्म सेल, जर्म सेल। उसमें आता है गोनाइडोब्लास्टोमा। क्या आता है? गोनाइडो। तो जनरली इस तरह की चीज़ें जो है तो ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर वो सिंपल सिस्ट है या कि बिनाइन है, मलिग्नेंट है, किस टाइप की सिस्ट है का एनलार्जमेंट है वो। तो उससे क्या होता है कि हमें पता रहता है कि इसकी प्रोग्नोसिस क्या है। हम इन एनलार्जमेंट के आधार पर यदि डायग्नोसिस अपनी पक्की है तो हम ये बता सकते हैं कि इसकी प्रोग्नोसिस क्या है, क्या हो सकता है, और हमें भी पता रहेगा कि हम ट्रीट क्या कर रहे हैं। जनरली पेशेंट यदि विदाउट ऑपरेशन आता है, आप डायग्नोसिस बना लेते हैं तो ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस बनाने के लिए जनरली करना क्या है? डायग्नोसिस बनाने के लिए अपने को या तो अल्ट्रासोनोग्राफी करना है या मार्कर्स भेजना है। जो ट्यूमर्स हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उसका मार्कर्स भेजना है। यूएसजी एब्डामिन करना। जनरली यूएसजी में हम इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी प्रेफर करते हैं। ट्यूमर्स मार्कर जो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं वो भेज दीजिए, क्योंकि अभी सर्जरी तो हुआ नहीं है, पर यदि सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है, आपको लगता है कि इमरजेंसी सर्जरी करना है, ट्यूमर का साइज़ बहुत बड़ा है, आप ये समझ रहे हैं कि इसकी मैलिग्नेंसी हो सकती है, ट्यूमर का साइज़ बहुत बड़ा है और आपको ये तो आप किसी भी स्टेज में यदि आते हैं या कि आपको किसी भी स्टेज में इस तरीके के जो है तो एनलार्जमेंट डायग्नोस होते हैं, तो प्लीज़ होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह आप ज़रूर लें। अपने क्षेत्र में अच्छे गुड होम्योपैथ को दिखाएं। तो यदि सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यदि ले रहे हैं तो उसकी रिकरेंसी के चांसेस कम रहेंगे, भले ही वो मैलिग्नेंट क्यों ना हो। सर्जरी के बाद भी यदि आप आए हुए हैं तो भी आप होम्योपैथिक वहीं से स्टार्ट करिए, ताकि फ्यूचर में वो चीज़ रिकर नहीं हो, क्योंकि कार्ड देने मात्र से सब कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज नॉट ए डिफिशियंसी ऑफ सर्जरी। यदि आप किसी भी स्टेज में यदि आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने, या आप भले ही आपने सर्जरी क्यों ना करा लिया हो, यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर आपको आपकी स्थिति परिस्थिति समझ के ट्रीटमेंट चालू करेगा, ताकि आपको कोई दूसरी और तकलीफ नहीं हो और ये चीज़ें फ्यूचर्स में रिकर नहीं हो। सपोज एक ओवरी आपका जो है तो ओवरेक्टोमी हो चुका है तो दूसरी ओवरी जो है तो नहीं इन्वॉल्व हो, तो इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी आप रहते हैं आप अच्छे होम्योपैथ की सलाह ज़रूर लीजिए, और यदि ज़रूरत पड़ती है तो होम्योपैथ ही आपको एडवाइस करेगा कि हाँ ये केस सर्जिकल है, इसमें सर्जरी करनी पड़ेगी। यदि उसको लगता है कि हाँ ओवेरियन टार्सन हुआ है
टार्सन हो चुका है, तो उसकी वजह से यदि होम्योपैथिक मेडिसिन से उस समय नहीं मैनेज हो पा रहा तो कुछ इमरजेंसी सर्जरियां हैं जिसके लिए करना पड़ता है, तो वो फिर डॉक्टर आपको खुद सलाह देगा। ओवेरियन टार्सन जैसे एपिडर्मोइड सिस्ट, जो सिस्ट हैवी होती हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जो साइज में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं, उनके टार्सन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। वो ओवरी क्या होती है, अपने पेडिकल के आगे एक्सेस में ट्विस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ओवेरियन आर्टरी जो होती है, तो ब्लड सप्लाई जो है तो कम होने की वजह से ओवरी नेक्रोज होने लगती है, वहाँ पर सड़ने लगता है वो पार्ट, जिसकी वजह से ओवरी क्या रिलीज करेगी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, और जिसकी वजह से पेशेंट सेप्सिस में भी जा सकता है। तो कुछ इमरजेंसी है जिसके साथ में यदि होम्योपैथी के साथ में भी यदि सर्जरी करनी पड़ती है, डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि सर्जरी करना है। जैसे कुछ सिस्ट हैं जैसे प्रेगनेंसी में डायग्नोस हो गई, तो प्रेगनेंसी में यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो सर्जरी करने की ज़रूरत जनरली नहीं पड़ेगी। यदि पड़ती भी है तो विथ होम्योपैथी यदि आप उसको ऑपरेट कराते हैं जनरली, तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो है बहुत मिनिमम रहेंगे, कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है तो बेटर रहेगी, और दोबारा रिकरेंस के चांसेस नहीं रहेंगे। जैसे कुछ प्रेगनेंसी में क्यों ऑपरेट करने की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जब ये यूट्रस का साइज बढ़ेगा जैसे जैसे, तो ओवेरियन टार्सन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कि ओवेरियन टार्सन के चांसेस बढ़ जाते हैं साइज बढ़ने के साथ साथ, या कि डिलीवरी के समय में जैसे ही यूट्रस अपना नॉर्मल साइज अटेन करेगा उस समय टार्सन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जनरली जो है, तो यदि इमरजेंसी नहीं है, टार्सन नहीं हुआ, तो उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में निकालते हैं। यदि सर्जरी करना भी बड़ा कोई इस तरह का मास डिटेक्ट हो रहा है तो जनरली किस ट्राइमेस्टर में सर्जरी करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो जनरल एनेस्थीसिया यूज होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में, तो जो जीए यूज होगा वो उसका असर बच्चे को हो सकता है, तो जनरली 18 से 20 के में उसकी सर्जरी करते हैं। पर यदि ओवेरियन टार्सन हो चुका है तो उसके लिए वेट नहीं करेंगे, विथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ताकि और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, वी विल एडवाइस फॉर द सर्जरी यदि इस तरह की कोई इमरजेंसी है तो। और अदरवाइज यदि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो मोस्टली जो है तो इवन मैलिग्नेंट कंडीशन भी यू कैन हैंडल विथ होम्योपैथी। तो अभी मैं एक केस दिखा रहा हूँ आपको, हेमरेजिक सिस्ट इन ओवरी का लेफ्ट, वो लगभग 3 महीने से परेशान थी, सीवियर पेन जो है तो इन एब्डामिन, लोअर एब्डामिन में बताती थी, विथ नोसिया एंड वोमिटिंग विथ एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। 3 महीने से परेशान थी, 3 महीने तक गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट लिया विथ नो रिलीफ। जब तक पेन किलर खाते थे तब तक आराम रहता था। इसके बाद फिर उसके मैंने रिपोर्ट्स मंगाए, उसको वीडियो केस टेकिंग से फ़ोन में बात करके उसकी केस टेकिंग की, और उसका मेंटल स्टेट जो है तो मैंने देखा। तो जब मैंने उसको उसकी स्टेट को समझ के और साथ में सिस्ट को समझ के जब मैंने दवाई दिया, तो वो विदिन 10 या 15 डेज जो है तो सिस्ट पूरा ओवरी से गोल हो चुका था, और नेक्स्ट डे से ही वो मुझे आराम बताने लगी थी वो पेशेंट, कि हाँ मुझे आराम है, मेरे पेट दर्द में भी आराम है, मेरा स्ट्रेस भी सही है, मैं जो मेरे दिमाग में जो गलत गलत विचार आते थे वो भी ठीक है, और अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जब उसने 15 दिन बाद सोनोग्राफी कराया तो सोनोग्राफी बोथ ओवरी आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, है ना। तो वो केस आप देखिए। नमस्कार, मैं कनिका ग्वालियर की रहने वाली हूँ और मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना तजुर्बा है जो बोल रहा है, और काफ़ी समय से मैं ये चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ। पिछले कई टाइम से मैं काफ़ी परेशान चल रही थी, कोई भी चीज़ मुझे बार बार परेशान कर रही थी। एक चीज़ ठीक होती थी फिर रिपीट हो जाती थी, कभी मुझे लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी मुझे पेट में अल्सर हो जाता था, और मैं दवाइयाँ इतनी खा खा के परेशान हो गई थी, इतनी खा खा के परेशान हो गई थी कि मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेडिकल मेरे पेट में ही आके बैठ गया है। लेकिन मेरे जो सर हैं डॉक्टर विजेंद्र विश्वकर्मा, जो कि भोपाल के हैं, और वो हमारे फैमिली डॉक्टर कह लीजिए, हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो।
और मैं हमेशा उनको अपनी परेशानियां बताती हूँ कि सर मेरे को आज अल्सर है। तो सर हमेशा मुझसे कहते थे कि एक बार होम्योपैथिक पे यकीन करके देखो। और फिर अचानक एक दिन मुझे गायनिक की प्रॉब्लम हुई और मेरे जो पीरियड है वो अनबैलेंस होने लगे। तो मैं काफ़ी अपनी गायनिक मैम है मेरी मैम अग्रवाल, उनको मैंने दिखाया और उन्होंने मुझसे कहा कि सोनोग्राफी आप करवा लीजिए, एक अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मैंने देखा कि मेरी लेफ़्ट ओवरी में 26 mm का सिस्ट है। मैं डर गई क्योंकि ओवरी में सिस्ट बहुत ही डरावने वाली चीज़ है और मैंने काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट लिया लेकिन मुझे कोई रिलीव ही नहीं मिलता था और मेरे पीरियड्स अनबैलेंस ही रहे। और एक दिन मैंने सर से बात की, अपने ब्रजेंद्र विश्वकर्मा सर से जो भोपाल में है, और मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई और सर ने मुझे बोला कि आप रिपोर्ट सेंड कीजिए। और मैंने अपनी सारी रिपोर्टें सर को सेंड की। सर ने मुझसे कहा घबराने की कोई बात नहीं है कनिका, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम 15 डेज़ में ही ठीक हो जाओगी। और सर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया और व्हाट्सएप पे ही, क्योंकि मैं ग्वालियर में हूँ और सर भोपाल में हैं, लेकिन सर इतने अच्छे हैं बेचारे कि वो मुझे फ़ोन पे ही डील कर लेते हैं और उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया व्हाट्सएप पे। और मैंने सर का ट्रीटमेंट सिर्फ 15 डेज़ का ही था, 10 डेज़ ही लिया है और मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रॉब्लम जैसे कि सॉल्व होती चली जा रही है। मतलब मुझे अपने आप में महसूस होने लगा मैं ठीक हो रही हूँ। और उसके बाद मैंने सर को बोला सर मैं ठीक हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी दवाइयाँ मुझे काम कर रही हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी जब मुझे एक छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम होती थी तो मैं सर से ही कंसल्ट करती थी। और जब मैंने सर की होम्योपैथिक दवाई लेना शुरू की और मैं बिल्कुल ठीक होती चली गई हूँ। और उसके बाद मैंने जब सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया तो मेरी ओवरी में सिस्ट नहीं थी। सो प्लीज़ आपसे मैं कहना चाहती हूँ, एक बार मेरे कहने से होम्योपैथिक का आप ट्राई ज़रूर करना। और वीटल टच होम्योपैथिक क्लिनिक भोपाल, डॉक्टर विजेंद्र विश्वकर्मा, एक बार आप उनसे ज़रूर मिलिए अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है तो। गारंटी देती हूँ आपको मेरी तरह आप भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। प्लीज़, थैंक यू।